Hello students, today we are going to start with the data presentation in statistics. They can be numerical or graphical. The numerical part of presentation of data had been discussed in earlier classes. Today we will discuss about the graphical presentation. There will be a series of lectures on graphical presentation. This is part 1. So we will discuss what are graphs. A graph is worth. However, you choose to present your data once you have mastered the skills of producing clear graphs and charts. You will almost certainly find that the old saying is right. A picture really can tell 1,000 words. आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि जब भी कभी हम कोई चीज़ देखते हैं आँखों से तो वो ज़्यादा याद रहती है. दूसरी बात कि अगर वो पिक्चर की फॉर्म में है, चित्र की तरह से दी गई है तो वो ज़्यादा समझ में भी आती है. Whether your well-drawn graph is worth 1,000 numbers or dozen, it will certainly be an effective way of presenting your data and demonstrating the relationships or differences between them. तो इस तरह से ये तुलना करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसीलिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है. आप देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन्स में अक्सर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होते हैं जिनको कि कोई भी पन्ने पलटते समय भी देख लेता है और वो आई कैचिंग भी होते हैं. देखते ही एकदम रुक जाता है इंसान, देख के समझ भी पाता है अच्छी तरह से. व्हाट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है? चार्ट्स या डायग्राम्स या चित्र होते हैं. अक्सर दंड चित्र आपको दिखाई देते हैं जगह जगह, वो सारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होते हैं. So graphical presentation is visual display of data in which comparison of two or more phenomena is done. It's a mathematical picture. जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है उनकी एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं, उसका एक चित्र बना देते हैं, तो वो आसानी से हम एक ही लुक में पता चल जाता है कि किस तरह से हम कंपैरिजन करना चाहते हैं. द स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स वर invented by Playfair long back in 1786. In graphical presentation, the frequency distribution table is presented in graph. Statistics में हमेशा जो भी टेबल होती है वो frequency distribution table ही होती है, तो उसमें ये ग्राफ की फॉर्म में यही टेबल होती है जो हम स्टैटिस्टिक्स में बनाया करते हैं. तो ग्राफ क्या होता है, किस तरह से ग्राफ बनाए जाते हैं, बेसिक्स क्या हैं ग्राफ के, ये आप इसमें से देख सकते हैं कि एक एक्स एक्सिस होती है जो कि एक आड़ी रेखा होती है और एक वाई एक्सिस होती है जो खड़ी रेखा होती है. एक्स एक्सिस पे हम आश्रित चरों को रखते हैं, अनाश्रित वालों को, और जो आश्रित वाले हैं इंडिपेंडेंट टाइप्स हैं वो वाई एक्सिस पर प्लॉट किए जाते हैं. इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो होता है 0. यहाँ से ये दोनों की वैल्यूज स्टार्ट होती हैं. So the graphs have two axes. The line that runs across the bottom and up the side. The line along the bottom is called the horizontal or x-axis, and the line up the side is called the vertical or the y-axis. The y-axis may contain categories or numbers. You read it from bottom left to of the graph. ये positive values हैं towards the right side, और हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, बॉटम से लेके टुवर्ड्स राइट पढ़ेंगे बल्कि, और नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी लेफ़्ट की तरफ. एक्स एक्सिस में 0 से अगर हम लेफ़्ट चलेंगे तो, और अगर वाई एक्सिस पे हम ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और बॉटम की तरफ चलते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं. तो इसीलिए ये 4 तरह के क्वाड्रेंगल्स इसमें बने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं एक्स वाई की. फोर्थ के अंदर y नेगेटिव हो गया और x पॉजिटिव है. थर्ड में दोनों की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, y नीचे की तरफ नेगेटिव है, x लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव है. और सेकंड क्वाड्रेंगल में x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है. लेकिन अक्सर हम फर्स्ट क्वाड्रेंगल वाली ही ग्राफ्स देखा करते हैं. डे टू डे लाइफ में पॉजिटिव वैल्यूज़ ही ज़्यादा काम में आती हैं, तो उन्हीं का जिक्र होता रहता है. The numbers on the y-axis generally, but not always, start at 0 in the bottom left of the graph and move towards upwards.
Usually the axes of a graph are labeled to indicate the type of data they show. Beware of graphs where the y-axis does not start at 0, as they may be trying to fool you about the data shown. Actually क्या होता है, y तो डिपेंडेंट वाला हुआ, इंडिपेंडेंट तो x हुआ, तो y में जो हम दिखाना चाह रहे हैं कि x की वजह से क्या चेंजेस आए, वो अगर 0 से स्टार्ट नहीं किया है तो वो मिसलीडिंग चेंजेस दिखा सकते हैं। तो इस जब भी कभी ग्राफ देखें तो y को 0 से होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स कई तरह के होते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। स्कैटर प्लॉट, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओगिव, पाई चार्ट एंड पिक्टोग्राम्स। स्कैटर प्लॉट क्या होता है? स्कैटर प्लॉट सिंपली ये होता है कि हम वाई एक्सिस की वैल्यूज़ और एक्स एक्स की वैल्यूज़ जहाँ भी जिस पॉइंट पे मिलती हैं इस क्वाड्रेंगल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसको प्लॉट कर देते हैं और ये बस डॉट्स की तरह ही रहती हैं, इसीलिए हम इसे स्कैटर प्लॉट कहते हैं कि ये डॉट्स इसमें बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। सो स्कैटर प्लॉट डिस्प्लेज डेटा दैट आर पेयर्ड बाय यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, द वाई एक्सिस एंड अ वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस। तो क्या होता है कि यहाँ से एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ चले तो एक वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, और वाई एक्सिस से चले, जैसे 60 से हम चले और फिर हम 6 के कॉरस्पॉन्डिंग पहुँचे तो एक पॉइंट आ गया। इस तरह से जो भी पॉइंट हमें मिलता है, या 20 से चले और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग पहुँचे तो एक पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हमने प्लॉट कर लिया। तो ये इस तरह से स्कैटर प्लॉट बनाते चले जाते हैं। तो इससे हमें इसमें जब भी कभी ग्राफ बनाते हैं तो हम आश्रित प्रकार के, जैसा कि इस ग्राफ में दिखा रखा है, आश्रित डेटा जो होते हैं वो एक्स एक्सिस पे हैं और अनाश्रित प्रकार के वाई एक्सिस पे हैं। इसके अलावा एक स्केल हम राइट हैंड कॉर्नर पे ज़रूर बनाते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस का एक बॉक्स कितने के बराबर है, 3.5 दिन के, और वाई एक्सिस का एक बॉक्स बराबर है 5 सेंटीमीटर के। तो इस तरह हमें लिखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें ये नीचे लिखा हुआ है कि ये क्या है, 1 2 3 वीक्स हैं, और ऊपर क्या है, हाइट है। तो ये वाई में लंबाई पौधों की, और फिर ऊपर हम टाइटल लिख देते हैं ग्राफ का, या भी फुट नोट की तरह भी हम एक टाइटल लिख सकते हैं कि ये ग्राफ क्या बता रहा है। तो इस तरह से हम इसको स्कैटर प्लॉट को या किसी भी ग्राफ को बनाते समय स्केल का एक हम एक्स और वाई एक्सिस की पूरी अच्छी तरह व्याख्या करें, उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करें कि वो क्या है, वो ज़रूरी होता है। Then the statistical tools of correlation and regression are used to show trends on the scatter plot. सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जब अंतर संबंध, सह संबंध बताए जाएंगे तब इस्तेमाल होता है, जैसे कि बेटे की हाइट और बाप की हाइट, उन दोनों में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशनशिप है, वो रिग्रेशन से या कोरिलेशन से हम बता सकते हैं। और एक्चुअली तो इसको फोरटेलिंग भी की जा सकती है। इफ़ यू प्लॉट ए रिग्रेशन लाइन तो फिर उससे हम आप उसके स्लोप से ये बता सकते हैं कि अगर फादर की हाइट ये है तो बेटे की हाइट क्या होगी आगे आने वाली जनरेशन्स में। सो अ स्कैटर प्लॉट यूजुअली लुक्स लाइक अ लाइन और अ कर्व मूविंग अप और डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द ग्राफ विद पॉइंट्स स्कैटर्ड अलोंग द लाइन। अब इसमें क्या होता है कि हमें एक ही लुक में पता चल रहा है रिलेशन कैसा है, एक पॉजिटिव रिलेशन है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है करीब करीब, लेकिन इसमें फटाक से पता चल रहा है कुछ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बहुत कम भी हैं, लेकिन वो बहुत कम है, सारे कंसंट्रेशन क्या है, सेंट्रल एरिया में है। तो एक लाइन जैसा कुछ दिखता है हमें इसमें, तो एक ही लुक में पता चल रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए इनका, और ये दोनों एक दूसरे से अफेक्ट हो रहे हैं। The scatter plot helps you uncover more information about any data set, including the overall trend among variables. You can quickly see if the trend is upward or downward, any outliers from the overall trend, the shape and direction of any trend, the strength of any trend. तो ये सारे इनसे पता चलता है। तो ओवरऑल ट्रेंड अमंग वेरिएबल्स पता चलेगा, कितनी जो दूर दूर डॉट्स हैं वो पता चल जाएंगे, शेप और डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है
या नेगेटिव है, शेप कैसी है, बिखराव है, बिल्कुल कोई कोरिलेशन नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अगर है कोरिलेशन तो एक स्ट्रेट लाइन डॉट्स के करीब करीब बन जाएगी। स्ट्रेंथ है यानी कि बहुत कंसंट्रेटेड है, पॉइंट्स एक दूसरे के पास पास हैं या नहीं है। डीमेरिट्स भी है लेकिन स्कैटर प्लॉट की, ये तो सिर्फ एक रिलेशनशिप का आइडिया देता है, एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं बताता है, ये क्वालिटेटिव स्टडी है। सिर्फ ये पता चलता है रिलेशनशिप है और किस तरह की है, लेकिन एग्जैक्ट एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ये नहीं बता सकता है। दैन द लाइन ग्राफ, अ स्टडी ऑफ नंबर ऑफ ड्रोसोफिला जैसे हैं ग्रोन इन 5 बॉटल्स इन अ लैब, तो इनको सिंपली हम लाइन से डिनोट कर देते हैं लाइन ग्राफ में। सो लाइन ग्राफ क्या होता है, जिसमें कि एक सिंपलेस्ट मेथड है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ ऑफ द टू वेरिएबल्स x and y, data presented at straight lines, and each line in the diagram represents one observation of a class. The height of the line denotes the magnitude of observation. जितना भी मैग्नीट्यूड है ऑब्जर्वेशन का, जैसे 10 है, 20 है, कितने आ रही हैं फ्रीक्वेंसीज, वो सारी पता चलती हैं। जैसे ड्रोसोफिला उगाई एक बॉटल में, उनको रियर किया है, तो ये क्या है, इन फ्लाइज के अंदर हम देखेंगे ए बॉटल में 20 आई एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, बी के हमने काउंट की तो 25 आई, सी की 10, डी की 5 और ई की 10। तो इस तरह से हमारे पास ये डाटा था जिसको हमने वाई एक्सिस पे तो बॉटल्स कल्चर की बता दी और एक्स एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी फ्लाइज की बता दी कितनी कितनी है। अब इनको स्ट्रेट लाइंस की तरह हमने सिर्फ शो कर दिया, तो ये कहलाता है लाइन ग्राफ या लाइन डायग्राम। इसमें हाइट ऑफ द लाइन डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्लास का कितना मैग्नीट्यूड है, कितनी फ्लाइज हैं। सो इसका मापन हम वाई एक्सिस पे बता रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज केप्ट यूनिफॉर्म इन दिस केस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं, ये बहुत ही क्विक मेथड है और बड़ा सिंपल है, जिसमें हम आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि डी वाली जो बॉटल है उसमें सबसे कम फ्लाइज पैदा हुई हैं और एक लुक में, हमें टेबल तक जाने की ज़रूरत नहीं, हम देखेंगे कि बी बॉटल में अच्छा रियरिंग हुई, कल्चर अच्छा बना है और डी में अच्छा नहीं बना है। देन द बार डायग्राम्स, बार डायग्राम्स क्या होते हैं, आयत चित्र या बार डायग्राम होते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड है और बड़ा कॉमन भी है ये। इट इज़ अ चार्ट दैट रिप्रेजेंट्स ग्रुप डेटा विद रेक्टेंगुलर बार्स, आयतों के आकार से हम के अंदर समूहीकृत आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। हर एक आयत एक क्लास के या एक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है इसमें, और हाइट जो होती है, एक सिंपल बार डायग्राम का जैसे हम उदाहरण लें कि इसमें जो हाइट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द आइटम, यानी कि फ्रीक्वेंसी के बराबर हाइट इसकी होती है ग्राफ की। बार्स आर ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि वाई एक्सिस लेटी हुई, फ्रीक्वेंसीज लेटी हुई एक्सिस पे, और वैसे भी हम अपवाद के रूप में ऐसे भी बन सकता है। द विड्थ ऑफ द बार्स एंड द स्पेस बिटवीन देम आर केप्ट कांस्टेंट, वही वाली बात जो लाइन डायग्राम में थी, ये कांस्टेंट रख के जाते हैं। द वर्टिकल बार डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलम बार चार्ट। In vertical bar diagram, the independent variables are shown on the x-axis while the dependent on the y-axis. While in horizontal bars, this is the reverse. जो अनाश्रित प्रकार के हैं वो किस में होंगे, x-axis पे, और आश्रित प्रकार के y-axis पे हो जाएंगे अगर आड़े बनाए हैं हमने आयत चित्र। Bar diagram is further divided into 4 types. इसमें पहला टाइप है सिंपल बार डायग्राम और दूसरा है मल्टीपल बार, तीसरा सब डिवाइडेड बार और चौथा परसेंटेज बार। तो सबसे पहले है सिंपल बार। सिंपल बार जिसको कि हम आइटम्स यहाँ पर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के रिस्पेक्ट में ही हम एक ही सिंगल, जैसे पास आउट परसेंटेज, एक ही बात को हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, और अलग अलग सालों की पास आउट परसेंटेज किसी एक कॉलेज की क्या है ये दर्शाई गई है। 2016 में कितनी, 17 में, सेम चीज़, एक ही चीज़ के एक ही प्रकार के वेरिएबल का हम
इसमें जिक्र करते हैं। देन द नेक्स्ट टाइप इज़ द मल्टीपल बार। मल्टीपल बार डायग्राम जो होता है उसमें हम दो या दो से अधिक बार्स देखेंगे जो कि एक के एक सटे हुए खड़े हुए हैं। दे अलाउ कंपैरिजन ऑफ द मल्टीपल सेट ऑफ वेरिएबल्स। एक से अधिक प्रकार के चरों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए ये मल्टीपल बार जो है, मल्टीपल बार डायग्राम्स आर very useful and they are used in such situations. In this case, we use different and contrasting colors or shades to distinguish between the different bars in a single set. अब एक सेट क्या है? 2016 का सेट है। इसमें एक ब्लू, एक येलो और एक पिंक दिखाया हुआ है। तो ये अलग अलग तरह के, जैसे जूलॉजी के लिए हमने ब्लू यूज़ किया, बॉटनी के लिए पिंक और केमिस्ट्री के लिए येलो यूज़ किया। तो इसमें पास आउट परसेंटेज अलग अलग सब्जेक्ट्स के हम दिखाना चाह रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पास किस में हो रहे हैं? जूलॉजी में ज़्यादा पास हो रहे हैं बच्चे, जो इससे दिखाई दे रहा है। देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार में क्या है कि हम एक ही दंड को, एक ही आयत को हम डिवाइड कर लेते हैं। सब डिवाइडेड बार इज़ when we divide one bar into several compartments। कई खंडों में हम इसको, एक ही आयत को डिवाइड कर देते हैं। The size of various compartments is proportional to the magnitude of various variables। अब अलग अलग वेरिएबल हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसमें क्या लिया है कि हमने ले लिया कि 2016 के अंदर जूलॉजी में क्या 25 बच्चे जो कि एडमिशन ले रहे हैं, और बॉटनी में 20 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, और फिज़िक्स में 15 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। अगर इस तरह से हम दर्शाना चाह रहे हैं तो ये हम एक साल के एक ही दंड में बता रहे हैं। तो इससे इजी कंपैरिजन हो रहा है। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एडमिटेड और एक्स एक्सिस पे पीजी एडमिशन्स जो हम दर्शाना चाहते हैं डिफरेंट ईयर्स, 2016, 17, 2018, 2019 के इन अ कॉलेज। अब ये अलग अलग सालों में हम देख रहे हैं कि टोटल जो नंबर है उसमें इतने इतने डिविज़न्स इनके अलग अलग सब डिवाइड कर दिया गया है पूरा डाटा। तो ये जो पूरे आयत के माप के बराबर हम अलग अलग हिस्से बना देते हैं। तो डिफरेंट कलर्स, इसमें भी हम डिफरेंट शेड्स यूज़ कर रहे हैं टू इजीली रिकॉग्नाइज कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, नंबर्स किसके अकॉर्डिंग है। द डिस्टेंस बिटवीन बार एंड द विड्थ इज अगेन केप्ट कांस्टेंट। जहाँ भी हम बार डायग्राम की बात करते हैं या लाइन डायग्राम्स की बात करते हैं तो उनके बीच में आपसी दूरी बराबर होनी चाहिए। Then the percentage bar diagram. The percentage bar diagram is the next one. लास्ट फोर्थ के टाइप इसका है परसेंटेज बार डायग्राम, जिसमें हम आमतौर पे परसेंटेज के आधार पे डाटा रखते हैं और उन डाटा को हम परसेंटेज के ही तरीके से प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो ऐसे जब डेटा होते हैं तो हम देखिए, जैसे ये उदाहरण लिया गया है जिसमें हमने जूलॉजी, मैथ्स और बॉटनी के अंदर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कितने कितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं। जूलॉजी एमएससी की क्लास में कितने हैं, मैथ्स एमएससी की क्लास में कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ हैं। जबकि हमने यहाँ पर गर्ल्स को दिखाया है ब्लू कलर से, बॉयज़ को येलो कलर से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हमने इसमें ग्राफ में प्रदर्शित कर दिया कि हमारे किस कलर का क्या मतलब है। और नीचे फुटनोट में परसेंटेज बार डायग्राम फॉर द ईयर 2019 है। तो ये the percentage bar diagram is a diagram which exhibits a simple analysis of statistical data in terms of percentage। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स की परसेंटेज ले रहे हैं, तो पूरी हमने टोटल 100% लिया। द लेंथ ऑफ ऑल द बार्स शुड बी 100% ही होगी। 100 में से कितने कितने कौन से 50-50 हैं, 70-30 हैं, क्या है उनका। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम शो करना चाहते हैं। तो ईच बार कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपार्टमेंट्स। अब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं कई बार। अगर मान लीजिए हम डिफरेंट कैटेगरीज देखते हैं कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी बच्चे कितने कितने हैं क्लास में, तो वो हम कई परसेंटेज कंपार्टमेंट्स भी बना सकते हैं। द साइज ऑफ ईच कंपार्टमेंट करस्पॉन्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट
विद रिस्पेक्ट टू द टोटल इज शोन हियर। अब इसमें देख रहे हैं आप 20% गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं करीब 80% इन जूलॉजी। इन मैथ्स ये गर्ल्स हो गई 50% और बॉयज़ से 50% रेस्ट। बॉटनी में है 30% गर्ल्स और 70% बॉयज़। तो इस तरह से एडमिशन का एक डाटा हमें क्लियर हो जाता है, सिर्फ एक ग्राफ देखते ही पता चल रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ बार डायग्राम। बार डायग्राम के हम मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस कर रहे हैं। मेरिट्स यानी कि उनके गुण क्या हैं। बार डायग्राम्स बड़े क्लियर होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं, देखते ही एकदम समझ में आते हैं। कंपैरिजन इसमें बड़ा आसान होता है, जस्ट एट ए ग्लैंस, एक ही लुक में, एक झलक में आपको कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे सब डिवाइडेड और मल्टीपल बार्स में आपने देखा, जब 2 से अधिक डेटा हैं आपके पास तो ऐसा इनका उपयोग हो सकता है। जबकि लाइन डायग्राम में सिर्फ एक ही प्रकार के डेटा का उपयोग हो सकता है, या सिंपल बार में एक ही प्रकार के डेटा का उपयोग हो सकता है। दिस ऑल्सो परमिट्स विजुअल चेक ऑफ एक्यूरेसी, कैन बी यूज फॉर डिस्क्रीट डाटा एज सेपरेट कॉलम्स। जहाँ पर असतत प्रकार के डेटा हैं, जैसे कि हमने पहले उदाहरण दिया था कि कितनी अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ एक तालाब में हैं, तो वो डिस्क्रीट डेटा हैं, उनको प्रेजेंट करने के लिए हम बार डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, हमेशा ये यूज़फुल नहीं हो सकता। कब नहीं होता? जैसे कि ग्राफ in bar cannot be quoted in support of some statement, कि जहाँ पर हमें कोई लिखित वर्ड्स में देना होता है कोई स्टेटमेंट, तो वहाँ पर हम बार डायग्राम को सपोर्ट में नहीं खड़ा कर सकते। जहाँ लिखित में है वहाँ लिखित में ही होना आवश्यक होता है। इसमें बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है अगर लिखित में देते हैं, जबकि बार डायग्राम में एक्यूरेसी इज़ लैकिंग एंड मैनिपुलेशन इज़ पॉसिबल। जैसा कि अभी आपको ध्यान आकर्षित किया था, वाई एक्सिस में अगर हम 0 से शुरू नहीं करेंगे तो उसमें मैनिपुलेशन भी हो सकता है। एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स और एनोटेशंस आर रिक्वायर्ड। नोट्स बना के, कुछ फुट नोट्स, कुछ कमेंट्स हमें बहुत देने ज़रूरी होते हैं, एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स, नहीं तो बार डायग्राम अपने आप में एक्सप्लेनेटरी नहीं होते हैं। सो बार डेटा कब यूज़ किए जाते हैं? जब डेटा होल नंबर्स में होते हैं। लेकिन अगर डेटा में क्लास इंटरवल्स ऐसे हैं जो कि गैप वाले नहीं हैं, दूर दूर नहीं हैं, जैसे इसमें ये दूर दूर है, लेकिन हिस्टोग्राम में ये सटे हुए हैं, एक से एक एडजेसेंट हैं। तो ऐसा जब होता है व्हेन द डेटा आर कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूअस डेटा है, जैसे हाइट, वेट, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और हिस्टोग्राम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में अक्सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पहली चॉइस होती है। यहाँ पर क्लास साइज कम या ज़्यादा हो सकता है, इक्वल बार्स होना ज़रूरी नहीं होते। हियर ईच क्लास ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ कॉलम। जैसे पहले था, बार्स में सभी में एक फ्रीक्वेंसी के लिए एक ही कॉलम इस्तेमाल होता है। A histogram quickly tells how many items are there in each numerical category। जैसे 10 के अंदर कितने हैं? 3 आइटम्स हैं, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है फिशेस की, 50 मछलियों का, जो हमने इस तरह से शो किया, और ये टेबल इनका डाटा दे रहा है कि ऊपर हमने क्लास इंटरवल्स हैं जो एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे हम, ये अनाश्रित प्रकार का तथ्य है। और फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति 3, 4, 7, 8 जो है, ये आवृत्तियाँ हैं जो कि हम प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये है वाई एक्सिस पे, यानी कि ये आश्रित प्रकार के डेटा हैं। तो हर एक 0 से 10, 3 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो हर एक फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक बार है, और हर एक क्लास जो कि है रेट ऑफ रिप्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग है। स्केल हमने ऊपर दर्शाया हुआ है जो कि ये सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर तक को हम 100 के अनुसार, 100 बॉक्सेस के अनुसार मान रहे हैं इसमें। So now this is clear that these classes 10 to 20 हैं, और दूसरी फिर 20 to 30 है।
यानी कि ये कंटिन्यूस क्लासेस है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें कोई गैप नहीं है। सो एक्स एक्सिस में क्लास इंटरवल्स हैं, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर हम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन को बता रहे हैं। सो दिस इज़ अ हिस्टोग्राम विच इज़ in which there is no interbar space, which denotes the continuity of classes in a histogram. Histograms thus resembles the bar diagram but with a difference. इसमें यही एक डिफरेंस है, यही एक अंतर है। बार डायग्राम जैसा ही है ये, लेकिन बस इसमें गैप नहीं है बिटवीन द क्लासेस या वर्गों के बीच में अंतराल नहीं है, इसलिए ये सतत प्रकार के वर्ग इसमें देखे जाते हैं। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोग्राम, इसके कई मतलब गुण भी हैं, इसकी सिग्निफिकेंस भी है। इसके हर एक ब्लॉक के अंदर जितना भी एरिया है, पहली इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि जितना भी एरिया है वो क्लियरली पता चल रहा है। और हिस्टोग्राम जो है वो ऑब्जर्वेशंस का स्प्रेड भी बता रहा है, किस तरह से फैलाव है, ये हमें लुक इसमें आ जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स स्क्यूनेस और सिमेट्री ऑफ द डेटा, डेटा का झुकाव किस तरफ है, किस तरफ ये ज़्यादा है, जैसे कि ये हायर क्लासेस की तरफ ज़्यादा है, लोअर क्लासेस की तरफ। जैसे इसमें देखो तो आप 40, 50 और 60 के बीच में दंड सबसे ऊंचे ऊंचे हैं हिस्टोग्राम के, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कहाँ ज़्यादा है, 40, 50 वाले, इस वाले क्लास इंटरवल में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। तो ये इससे हमें आसानी से पता चलता है। अब गुण क्या हैं, गुण बहुत सारे हैं इसके। इट इज़ अ विविड शो ऑफ डाटा सेट, जैसे ही हम इसके एक लुक देखते हैं तो हमें आसानी से पता चल रहा है कि किस तरह के डेटा सेट है। और एक लेमैन भी, एक आम आदमी भी थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेगा, गौर से देखेगा तो वो भी समझ सकता है कि ये क्या कहता है डायग्राम। और इसकी अवगुण भी है, हमेशा ये इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता, कब नहीं होता, जबकि हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ चाहिए, तब इस्तेमाल नहीं होता कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या हैं। और कुछ ही प्रकार के ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि कंटिन्यूस डेटा के जो इस तरह से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। सारे प्रकार के डेटा इस तरह प्रदर्शित करना असंभव होता है। So this concludes the lecture today. We'll meet in the next lecture, graphical presentation part 2. Thank you.